नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, जब 4.5 साल पहले शरद पवार ने विधानसभा चुनाव ख़त्म होने के बाद और नतीजे आने के बाद एक ड्रामा चलाया, वो तब भी नहीं समझ पाए कि किस खिलाड़ी के साथ एक नया खेल पवार रचने जा रहे हैं। आज तक पवार साहब ने जो कोई राजनीति की है, तब उनके सामने जो खिलाड़ी थे उसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये अलग खिलाड़ी है, ये समझ नहीं पाए थे। इसलिए 40-30 साल से जो दगाबाजी की राजनीति शरद पवार करते आए, तो हमेशा वो खुद शिकार करते थे और सामने वाला शिकार हो जाता था। लेकिन ये भूल गए कि शरद पवार आज एक सबसे बड़े शिकारी के सामने खड़े हैं और खेल खेलना चाहते। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह 10 साल से यूपीए सरकार ने जितने अड़ंगे लगाए वो पार करते करते गुजरात में मेजॉरिटी लाते रहे विधानसभा में, और आखिर में 10 साल के बाद खुद यूपीए सोनिया गांधी और कांग्रेस की शिकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। वो नरेंद्र मोदी, उनके सामने शरद पवार क्या कर पाते। जब 1999 में लोकसभा का मिड टर्म पोल होने वाला था, चुनाव होने वाला था, तब अचानक शरद पवार उठे और सोनिया गांधी के सामने गेम करने लगे कि ये तो विदेशी महिला है। बस 2 महीने में, 3 महीने में वो उसी महिला को शरण गए और महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी इनकी गवर्नमेंट बनी। तो सत्ता के लिए लालच में आकर कुछ भी, कहीं भी शरण जाने के लिए तैयार होने वाले शरद पवार कभी भी बड़े लड़ाकू नहीं थे। वो हमेशा सत्ता को शरण जाते रहे, और जो सोनिया गांधी जैसी अननुभवी राजनेता के सामने 3 महीने में शरण गए, उनको मोदी के साथ पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो हमेशा खुद को चालाक समझते आए हैं, क्योंकि उनके सामने दुबले, शक्तिहीन विक्टिम आते रहे। मोदी ये अलग मटेरियल है, ये उनको समझा नहीं। और 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में जो नाटक किया, जीती हुई शिवसेना बीजेपी महायुति में तोड़ की, उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने का लालच दिखाकर महायुति से तोड़ दिया और खुद को, यानी खुद की पार्टी को, एनसीपी को सत्ता में लाकर बिठा दिया, सत्ता का सबसे बड़ा हिस्सा ले लिया। तब शरद पवार नहीं समझे थे कि उन्होंने गलत खिलाड़ी से पंगा लिया है। जिसकी शिकार करने निकले थे वो विक्टिम नहीं है, वो शिकार नहीं है, वो शिकारी है। ये शरद पवार भूल गए थे और उसके ही परिणाम वो आज देख रहे। अभी अभी उनको पता चला है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने या देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में सिर्फ उनकी महाविकास आघाड़ी तोड़ी नहीं थी। 30 जून 2022 को जब शिवसेना के 40 एमएलए मुंबई छोड़कर सूरत और सूरत से गुवाहाटी चले गए, तो वो एमएलए ऑन पेपर, कागज़ों पर शिवसेना के ज़रूर थे, लेकिन वो एमएलए जो महाविकास आघाड़ी के भी थे, उनके जाने से शरद पवार ने बनी हुई सरकार गिर सकती है, ये जानना ज़रूरी था। लेकिन हमेशा मैं ही चालाक हूँ, मैं ही होशियार हूँ, इस भ्रम में रहने वाले शरद पवार पहली रिएक्शन क्या दे बैठे थे कि ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है। अरे अगर चीफ मिनिस्टर शिवसेना का है
और साथ साथ वही महाविकास आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर है, तो अगर वो चीफ मिनिस्टर सत्ता गंवाता है तो एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी भी सत्ता गंवाएगी। सरकार शिवसेना की नहीं थी, महाविकास आघाड़ी की थी। और अगर शिवसेना का चीफ मिनिस्टर गिर जाता है, उसकी सत्ता चली जाती है, तो एनसीपी की भी सत्ता चली जाएगी। ये शरद पवार के दिमाग में नहीं आया। वो उद्धव ठाकरे की मजाक उड़ाते बोले ये शरद पवार शिवसेना का अंदरूनी मामला है। लेकिन जो शिवसेना महाविकास आघाड़ी में है, तो जो मामला शिवसेना का अंदरूनी होता है वो महाविकास आघाड़ी का भी अंदरूनी मामला होता है। और जो नुकसान शिवसेना को होगा वो नुकसान महाविकास आघाड़ी को भी होगा। और जब महाविकास आघाड़ी का नुकसान होता है तो शिवसेना के साथ मिले हुए कांग्रेस और एनसीपी का भी नुकसान होगा। ये समझने की बुद्धि शरद पवार गवा बैठे थे, इसलिए उनको पता नहीं चला कि सरकार महाविकास आघाड़ी की गिरेगी, ये तो है ही, और शिवसेना सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये बात तो होने ही वाली है। लेकिन उसके परिणाम अपनी खुद की पार्टी पर, एनसीपी पर क्या हो गए, ये विचार भी शरद पवार के दिमाग में नहीं आया और अभी तक नहीं आया। इसलिए उन्होंने पहली रिएक्शन, जब एकनाथ शिंदे कुछ 16-20 एमएलए लेकर, विधायक लेकर सूरत पहुंचे, तब शरद पवार ने बोला था ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। एक पवार साहब का भी अंदरूनी मामला था। जितना वो महाविकास आघाड़ी का अंदरूनी मामला था, उतना ही एनसीपी का अंदरूनी मामला था। क्योंकि एनसीपी नाम की जो पार्टी शरद पवार ने बनाई है, वो सिर्फ सत्ता की जोड़ से ही जोड़ी जा सकती है। उसका फेविकॉल सत्ता होता है। और वो फेविकॉल अगर शरद पवार लाते हैं तो अलग अलग जिले के, तालुके के नेता शरद पवार से आकर जुड़ते हैं, तो उसका फेविकॉल शरद पवार नहीं है, वो फेविकॉल सत्ता होता है। और उद्धव ठाकरे के हारने से, गिरने से अगर सत्ता चली जाती है, महाविकास आघाड़ी की सत्ता चली जाती है, तो अल्टीमेटली एनसीपी की सत्ता चली जाएगी। ये शरद पवार जैसे चाणाक्ष नेता को समझना चाहिए था। लेकिन मैं ही दुनिया में सबसे बड़ा चालाक हूँ, ये भ्रम जब पैदा हो जाता है तब मेरे से ज़्यादा मूर्ख दूसरा कोई नहीं होता। और यही स्थिति में शरद पवार पिछले कई सालों से है। इसीलिए उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मोदी और शाह से पंगा लिया। और जब मोदी और शाह किसी से पंगा लेते हैं तो फिर उसकी कीमत सामने वालों को भुगतनी पड़ती है। मोदी और शाह ऐसी राजनीति करते हैं कि उनको कोई जल्दबाजी नहीं होती। जो कुछ काम होना है आराम से होगा, लेकिन सही होगा। जो करना है वही होगा। ये शैली है मोदी और शाह की। ये शरद पवार नहीं समझ पाए, इसलिए उन्होंने महाविकास आघाड़ी बनाने की एक चालाकी की। सबसे बड़ी पार्टी होकर देवेंद्र फडणवीस के साथ बीजेपी को अपोजिशन में बिठा दिया और फिर उसके आगे जाकर उनका मजाक उड़ाते रहे। ये तो फ्रस्ट्रेटेड है, ये तो वैफल्यग्रस्त है। आज सबसे बड़ा वैफल्यग्रस्त कौन है? तो खुद शरद पवार है, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़ा नेता माने जाते थे, जिनको स्ट्रांग मराठा बोला जाता था, महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर नेता माने जाते थे। वो आज उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बारामती के भी स्ट्रांग नेता बचे नहीं हैं, भाग रहे इधर उधर। कल परसों की बात है, जिस कांग्रेस नेता से इन्होंने 40 साल से पंगा लिया है, झगड़ा किया है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। उसके घर में शरद पवार को जाना पड़ा बेटी की
लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी बचाने के लिए, जिनका नाम अनंतराव थोपटे है। बार बार लगातार अनंतराव थोपटे को नीचा दिखाने की ही राजनीति पूना डिस्ट्रिक्ट में शरद पवार ने की है। लेकिन जब अब बारामती धोखे में है, अगला चुनाव हाथ से निकला जा रहा है, तब शरद पवार अनंतराव थोपटे से शरणागत होने के लिए उनके घर पहुँचे। आज तो अनंतराव थोपटे राजनीति में नहीं है, बहुत उम्र हो चुकी है, आराम से घर में बैठते हैं। उनका जो भोर नाम का गांव है और शहर है, कॉन्स्टिट्यूंसी, अब उनके बेटे वहाँ से विधायक है। लेकिन बाप से शुरू हो गई जो दुश्मनी थी, वो शरद पवार ने कल परसों तक बहुत संभाल के रखी थी। अनंतराव थोपटे से अन्याय किया, उनको नीचा दिखाया। लेकिन पिछले 2-3 चुनाव में या इसके बाद संग्राम थोपटे, जो अनंतराव थोपटे के बेटे हैं, उनको भी सत्ता में कोई स्थान ना मिले, ये गेम शरद पवार खेलते रहे। और उसी के सामने आज अगर शरद पवार को नाक रगड़ना पड़ रहा है, तो वो अनंतराव थोपटे की जीत नहीं है। ये सब मोदी, शाह के और देवेंद्र फडणवीस के गेम का परिणाम है। 2.25 साल पहले जून 2022 में जब एकनाथ शिंदे 40 एमएलए लेकर शिवसेना के निकल गए और शरद पवार ने बनाई हुई उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी माइनॉरिटी में आ गई, सरकार माइनॉरिटी में आ गई, सरकार बदली गई, तब शरद पवार नहीं समझ पा रहे थे कि इसमें गेम क्या है। वैसे तो गुवाहाटी के होटल में एकनाथ शिंदे ने ओपनली बता दिया था, डरना नहीं, हमारे पीछे महाशक्ति है, जिसको आजकल सुप्रिया सुले अदृश्य शक्ति बोलती है। लेकिन उस वक्त इनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अगर आज उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही है, तो कल अपनी भी पार्टी टूट सकती है, तोड़ी जा सकती है। ये नहीं समझे। पूरा 1 साल निकल गया। 30 जून 2022 के बाद 30 जून 2023 हो गया और 2 जुलाई 2023 को खुद शरद पवार के भतीजे उनकी ही एनसीपी पार्टी तोड़कर देवेंद्र फडणवीस की छांव में चले गए। उस वक्त शरद पवार को लगा था ये सिर्फ पार्टी तोड़ रहे, ये सिर्फ एमएलए तोड़ रहे, लेकिन समझ नहीं पाए शरद पवार, मामला पार्टी तोड़ना, विधायक तोड़ना या सत्ता काबिज करना नहीं है। मोदी, शाह और देवेंद्र फडणवीस का सीधा सीधा निशाना, टारगेट शरद पवार थे। शरद पवार यही तो टारगेट था। बारामती में सुप्रिया सुले को लोकसभा चुनाव में हराना ये टारगेट नहीं है, नहीं था, क्योंकि सुप्रिया सुले देश की राजनीति में ऐसी कोई बड़ी नेता नहीं है। देश की राजनीति में या महाराष्ट्र की राजनीति में सुप्रिया सुले हो या अजित दादा पवार हो, ये शरद पवार के मोहरे थे। उसमें से एक मोहरा अजित दादा भतीजा शरद पवार से तोड़ा गया, तो शरद पवार ने माना था या शरद पवार मान बैठे कि ठीक है, हमारी पार्टी तोड़ी है, थोड़ा बहुत हमारा परिवार तोड़ा है, लेकिन क्या हो रहा है इसका बिल्कुल अंदाज़ा शरद पवार को नहीं था। इसलिए वो आखिर तक गाफिल रहे, भ्रमित रहे, समझ नहीं पाए, आज भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है। मुझे याद है 1.5-2 साल से पहले बारामती का चुनाव लड़ने के लिए जोर शोर से बीजेपी ने काम शुरू किया। केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यहाँ आकर गई थी। बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेता बारामती में घूमने लगे, तो उनका मजाक सुप्रिया उड़ा रही थी, हाँ आने दो, ये तो टूरिज्म का एरिया है, बारामती में बहुत सारी देखने जैसी बातें, चीज़ें हैं। खुद शरद पवार
या सुप्रिया सुले ये नहीं समझ पा रही है कि देवेंद्र ने ना पार्टी तोड़ी है ना कि सत्ता काबिज की है, क्योंकि वो निशाना ही नहीं था। वो पायदान थे अगले राजनीति के। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को हराना, शरद पवार महाराष्ट्र के नेता है ही नहीं, ये दिखाना, सिद्ध करना, यही तो टारगेट था। खुद शरद पवार टारगेट थे। और अभी अभी शरद पवार को पता चल रहा है कि मोदी, शाह या देवेंद्र फडणवीस ने उनका परिवार नहीं तोड़ा है, सिर्फ उनकी पार्टी नहीं तोड़ी है, तो उनका जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र, उसमें देवेंद्र फडणवीस ने सेंध मारी है। अभी अभी 8 महीने 7 महीने के बाद इनको पता चल रहा है कि सेंध कहाँ मारी है, तो हमारे गढ़ में बारामती चुनाव क्षेत्र में सेंध मारी है। पूरा महाराष्ट्र छोड़ दो, अकेली बारामती जीतना भी शरद पवार के लिए मुश्किल हो गया है। और इसी पर पिछले 2 साल से फडणवीस से लेकर अमित शाह तक सब लोग जुटे हुए थे। हाँ, लेकिन बीजेपी, देवेंद्र या अमित शाह बारामती के लिए क्या कर रहे, इसका पता तक नहीं था, दूर दूर तक पता नहीं था कि ये सब मामला महाराष्ट्र की सत्ता काबिज करने के लिए, महाराष्ट्र की सरकार कब्जे में लेने के लिए, ऐसा शरद पवार समझते रहे। लेकिन बात वो नहीं थी, जिसका प्रमाण कल परसों मोदी और शाह ने हरियाणा में दे दिया। देवीलाल के पोते या ओम प्रकाश चौटाला के पोते ने जब 2 सीटों के लिए आग्रह किया और अड़ंगा लगाने की कोशिश की, तो खुद का चीफ मिनिस्टर तक बीजेपी ने बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर को सत्ता से बाहर किया, नया चीफ मिनिस्टर लाया। किस लिए लाया? सिर्फ 2 हरियाणा की लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए। 2 चुनाव क्षेत्र नहीं देंगे, इसके लिए सरकार भी छोड़ेंगे, सत्ता छोड़ेंगे, सत्ता बदलेंगे। ये जो निर्धार है या मोदी शाह की जो ये स्ट्रैटेजी है, ये समझना ज़रूरी है। और शरद पवार इसको भाप नहीं पाए, इसलिए जब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा, महाविकास आघाड़ी की सरकार चली गई, तो कौन सा संकट आ रहा है, समस्या क्या पैदा हुई है, ये शरद पवार भाप नहीं पाए। इतने बड़े नेता है, लेकिन समझ भी नहीं पाए कि अमित शाह या नरेंद्र मोदी किसको टारगेट कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है उनका, ये भाप नहीं पाए। इसलिए उन्होंने बोला था, पहली रिएक्शन थी, ये तो शिवसेना का अंदरूनी मामला है, वो उद्धव ठाकरे को निपटाना पड़ेगा, उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी, हिस्सेदारी हो नहीं सकती। ये सबसे गलत बयान था शरद पवार का 22 जून 2022 को, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे के लिए समस्या हुई थी वो शरद पवार के लिए थी, वो महाविकास आघाड़ी के लिए थी, और अल्टीमेटली वो समस्या एनसीपी के लिए भी थी। तो जब शिवसेना का मामला पूरा हो गया, उसके बाद अमित शाह ने अपना मुंह, अपना मोर्चा एनसीपी की तरफ मोड़ा, और 2 जुलाई 23 को, बिल्कुल 1 साल बाद, 30 जून 2022 और 2 जुलाई 2023 एनसीपी में टूट हो गई। क्या बोले थे शरद पवार? उसी मजाकिया अंदाज में शरद पवार बोले थे, मैं तो कोर्ट कचहरी नहीं करूंगा। आज कोर्ट में लटके हुए, विधानसभा अध्यक्ष के पास लटके हुए, चुनाव आयोग के पास लटके, वहां से हार गए। और अब 40 साल से जिसके साथ दुश्मनी पाली हुई थी, उस अनंतराव थोपटे के सामने भी नाक रगड़ना पड़ रहा है शरद पवार को। और शरद पवार बोल रहे हैं कि पुरानी सब गलतियां अभी दुरुस्त करेंगे। यानी जब तक आप गलतियां करते रहे तो उसको
मीडिया में चालाकी बताया जा रहा था, खुद शरद पवार उसको गुगली बोल रहे थे। आज उसी गुगली को शरद पवार अपनी गलतियां कह रहे। अनंतराव थोपटे के सामने जाकर नाक रगड़ा, उसके बाद इसके आगे मैं तो संग्राम थोपटे और अनंत थोपटे के पीछे पहाड़ जैसा खड़ा हो जाऊंगा, उनको बल दे दूंगा, ये बातें शरद पवार कर रहे हैं। उसी वक्त शरद पवार का बयान है कि पुरानी गलतियां सुधार देंगे, यानी गलतियां मान लिए। और क्या गलतियां है, क्या गलतियां है? गलती सीधी सादी है, आपने दूसरों से दगाबाजी की है और दगाबाजी को चालाकी बोलते थे, और आज आप जब उसको गलतियां मानते हो तो इसका मतलब सीधा साधा है कि आपने दूसरों से दगाबाजी की, इसकी आप कबूली दे रहे हो। लेकिन बात अलग है दोस्तों कि आज तक जो खुद को चालाक मानता था वो इतना फंस गया कि इसको पता नहीं चला। इनको लगा पार्टी तोड़ी जा रही है, उनको लगा महाविकास आघाड़ी तोड़ी जा रही है, इनको लगा सरकार गिराई जा रही है। सरकार नहीं गिराई, ये जो सब प्लान था अमित शाह देवेंद्र फडणवीस का, वो सीधा साधा प्लान था और उसका टारगेट था जब तक महाराष्ट्र में बारामती का शरद पवार का गढ़ गिराया नहीं जाएगा तब तक महाराष्ट्र की राजनीति साफ सुथरी नहीं होगी, स्मूथली नहीं चलेगी। तो ये जब सामने आया तो बहुत देर हो चुकी है, शरद पवार के लिए बहुत देर हो चुकी है कि ये सब निबटना उनके हाथ में नहीं रहा है, संवरना उनके हाथ में नहीं रहा। न खुद संभाल पाएंगे, न सुप्रिया ताई संभाल पाएगी, क्योंकि इनके हाथ से पार्टी नहीं गई है, इनके हाथ से, शरद पवार के हाथ से उनकी किस्मत ही चली गई है, सत्ता नहीं गई है। सत्ता तो बिल्कुल छोटी बात होती है। शरद पवार ने अपने हाथों अपनी किस्मत को पैरों तले रोंद दिया है। इसलिए ये समझने में देरी हो गई कि गलती क्या हो गई। जिसको गुगली समझ बैठे थे वही तो गलती निकली, अब कीमत भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों अभी यहाँ रुकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।